मैंने बोला था इसके हेडर्स बता रहा हूँ, फिर इसको मैं डिटेलिंग में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसमें मार्किंग कर देते हैं हम लोग। जैसे आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो आप पहले इस लाइन को टिक कर दीजिए कि डिसीजन मेकिंग इज एवरी मैनेजर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये छोटी छोटी चीजें कहीं से भी उठा के पूछ सकता है, कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आंसर होगा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके सीक्वेंशियल सेट ऑफ स्टेप्स जो है इस तरह से, सबसे पहला आइडेंटिफाइंग एंड डायग्नोजिंग द रियल प्रॉब्लम। The first step in decision making process is the identification of the problem. Diagnosing the problem implies knowing the gap between what we want to happen and what is likely to occur if no action is taken. देखो डिसीजन मेकिंग का पहला स्टेप यही होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, डायग्नोज करो। डायग्नोज करने का मतलब ये है कि अगर प्रॉब्लम से आपने डील नहीं किया तो आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती है। एज पॉइंटेड आउट बाय न्यूमैन एंड समर, याद रखना क्या, कौन, न्यूमैन एंड समर, आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ द गैप एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आप ये समझ जाओ कि प्रॉब्लम क्या है तो प्रॉब्लम वैसे भी सॉल्व हो जाती है। क्लियर है ये बात? यस सर। According to Peter F. Drucker, critical factor analysis is helpful in identifying the causes of the problem properly. ये टिक करो। पीटर ड्रकर ने कहा है कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है तो क्रिटिकल फैक्टर एनालिसिस करो, मतलब डिसीजन मेकर को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर देनी चाहिए जिससे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसका मतलब, गेटिंग माय पॉइंट? फर्स्ट समझ आ गया आइडेंटिफाई करना? यस सर। अब second thing, while developing alternative, while selecting the alternative course of action, a manager should consider viable, viable का मतलब होता है suitable, viable and realistic alternative only. Further, he should consider the time and cost constraint and psychological barrier that would restrict the number of reasonable alternative. आपसे पूछेगा कि जब आप alternative develop कर रहे हो क्या क्या चीजें आप पर affect करती हैं, तो इसमें आ जाता है time, इसमें आ जाती है cost, इसमें आ जाता है साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, इसमें न्यूपोर्ट एंड ट्वेटा ने कहा है कि ब्रेन स्टोरिंग एंड ग्रुप पार्टिसिपेशन, ये स्टोरिंग नहीं है बेटा, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है। एंड ग्रुप पार्टिसिपेंट में भी fruitfully employed in developing alternative. brainstorming मतलब होता है bringing the ideas. कभी भी जब तक आप दिमाग नहीं चलाओगे तब तक आइडिया नहीं आएंगे, जब तक आइडिया नहीं आएंगे अल्टरनेटिव निकलेंगे कैसे? ये वर्ड गलत है, ब्रेन स्टोरिंग नहीं है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है। ठीक है, काट के इसको लिख लो आप। हो गया? ओके, नेक्स्ट थिंग क्या होता है? इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। Perhaps one of the important step in decision making is evaluation of each alternative. The decision maker draws balance sheet of every alternative by identify the advantage as well as disadvantage of these alternative. अब इसमें क्या करना, अपने को क्राइटेरिया पढ़ना है कि हम ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो किन क्राइटेरिया के हिसाब से करेंगे। पहले रिसोर्स अवेलेबल देख लो, फिर कोई फायदा है कि नहीं एफर्ट करके, इकोनॉमी ऑफ एफर्ट देख लो, कितना रिस्क इन्वॉल्व है देख लो, क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं देख लो, टाइम कंस्ट्रेंट देख लो, आपका गोल अचीव हो पाएगा कि नहीं देख लो, और इम्प्लीमेंट कर पाओगे कि नहीं ऑल्टरनेटिव को, ये देख लो। अब जब आप इवैल्यूएट कर दिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिए, तो अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अगला काम है आपको डिसीजन को अपने सिलेक्ट करना है, मतलब ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव चुनना होता है। इसको लेकर ड्रकर ने मेंशन किया है कि 4 क्राइटेरिया होते हैं किसी ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के लिए। एक है रिस्क फैक्टर देखो, दूसरा इकोनॉमी ऑफ एफर्ट देखो, तीसरा लिमिटेशन ऑफ रिसोर्स देखो। ठीक है, अब यहाँ पे ना देखो, ऐसे तो तुमको दिख रहा होगा 3, लेकिन ये 4 क्राइटेरिया, रिस्क हो गया, इकोनॉमी ऑफ एफर्ट हो गया, टाइमिंग हो गया, ये यहाँ पे टाइमिंग के कॉमा डालना भूल गया, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्स हो गया। ये एग्जाम में पूछेगा। तुम भी कभी भी अपने लिए ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करोगे, उसमें रिस्क कितना है देख लेना, आपका कितना एफर्ट लगेगा देखना, टाइमिंग देखना, और रिसोर्स कितनी है ये देखना। क्लियर हो गया? यस सर। ये पूछेगा कितने क्राइटेरिया बताए ऑल्टरनेटिव्स को लेकर ड्रकर ने, तो क्या आंसर होगा? 4 क्राइटेरिया। समझ आ गया? यस सर। अच्छा, उसके बाद आखिरी में अपने जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसका फाइनल स्टेप यही होता है, याद रखना, फाइनल स्टेप यही होता है, आपने जो डिसीजन लिया उसको आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। आप ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हो एक बात है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है, तो आपको अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक, यहाँ तक हो गया? यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब
डिसीजन मेकिंग की कैसी कैसी टेक्निक्स होती है उस पर हम बात कर देते हैं। अलग अलग टेक्निक्स होती है डिसीजन मेकिंग की। जैसे एक टेक्निक जो होती है लीनियर प्रोग्रामिंग किया जाती है। क्या किया जाती है? Linear programming. लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहाँ चीजें बहुत सर्टेन है, सब चीजें क्लियरली चलती है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। सही बात है गलत बात है? Yes, sir. तो लीनियर प्रोग्रामिंग की टेक्निक यही बोलती है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ सर्टेन है तो आप अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। तो आपके डिसीजन ऐसे होने चाहिए जिससे रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा बेहतर यूज हो सके। ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसमें कोई दिक्कत? No, sir. दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी। क्या होता है? Probability ये decision लीनियर theory. प्रोग्रामिंग का जस्ट अपोजिट है। प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी ये बोलती है कि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, बिजनेस बहुत अनसर्टेन होता है। तो जब भी आप कोई डिसीजन देते हो तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज पे आप ध्यान रखिए, अलग अलग अल्टरनेटिव चुनिए और आपको जो अल्टरनेटिव बेस्ट लग रहा है उस अल्टरनेटिव को आप सिलेक्ट करिए, क्योंकि आगे जाके क्या होगा पता नहीं है। देखो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या बोलता था, सब कुछ ठीक ठाक है, सब चंगा है, तो आप एक पकड़ो अल्टरनेटिव, उसी पे आगे बढ़ जाओ। प्रोबेबिलिटी डिसीजन ये बोलता है कि फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, तो आपको यहाँ पे ना एक माइंड ट्री बनाना होगा, अलग अलग अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचना होगा और आपको जो बेस्ट लगेगा अपने बिजनेस के लिए आप उसको इस्तेमाल करना। इसमें हम बेसिकली पे ऑफ मैट्रिक्स और डिसीजन ट्रीज का यूज करते हैं। अब बताओ प्रोबेबिलिटी डिसीजन समझ आया कि नहीं है? Yes, sir. Okay. देन आती है गेम थ्योरी। देखो बिजनेस एक गेम की तरह है, इस गेम में होंगे कंपटीटर। कौन होंगे? Competitors. कंपटीटर। तो क्या होता है गेम थ्योरी ये बोलती है बेसिकली कि जब आप डिसीजन लेते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि आपकी बहुत भारी कंपिटिटिव राइवलरी या कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है? तो आपका जो कंपटीटर है वो भी गेम में इन्वॉल्व है, तो आपको बस ये करना है कि डिसीजंस ऐसे हो कि आप हमेशा उससे एक कदम आगे हो, ठीक है? कभी भी याद रखना कोई भी गेम में या तो 2 पर्सन होते हैं या तो 3 पर्सन होते हैं या n नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, मतलब इन्फिनिट कंपटीटर होते हैं। तो अब आपको उस हिसाब से फैसला लेना है कि आपके दुश्मन कितने बड़े हैं, उनसे आगे बढ़ जाओगे तो ऐसे बिजनेस ग्रो कर जाएगा। बात समझ आई कि गई? Yes, sir. अच्छे से आई कि आधी अधूरी आई? अच्छे से है. अच्छे से आ गई तो देखो तीन। जब सब कुछ ठीक हो तो कौन सी टेक्निक यूज करना? Linear programming. जब कुछ गड़बड़ लगे, आगे जाके चीजें क्लियर ना हो तो? Probability decision theory. ठीक है। उसके बाद अगर आपको कंपटीटर से आगे बढ़ना है तो? Game theory. उसके बाद आता है तुम्हारा क्यूइंग। क्यूइंग का मतलब होता है एक लिस्ट बना देना प्रॉब्लम्स की और प्रायोरिटी दे देना, मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या है, और प्रायोरिटी वाइज फिर इन प्रॉब्लम्स को क्या करना, शुरू करना, सॉल्व करना चालू करना। द टेक्निक इज डिजाइन टू फाइंड सॉल्यूशंस टू वेटिंग लाइन प्रॉब्लम फॉर पर्सनल इक्विपमेंट और सर्विस अंडर द कंडीशन ऑफ इरेगुलर डिमांड। द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड ऑप्टिमम वॉल्यूम ऑफ फैसिलिटी टू मिनिमाइज द वेटिंग पीरियड on the one hand and investment associated with building and maintaining the facility on the other। लाइन समझा दे रहा हूँ, ये टेक्निक है सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आपके बिजनेस में, आपकी डिमांड ढंग से नहीं आ रही है, तो आप क्या करो, ऐसे धीरे धीरे चीजों को सॉल्व करो कि एक तरफ से सबकी डिमांड भी पूरी हो और पैसा भी बराबर आता रहे। तो जैसे बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए, ये लोग क्यूइंग थ्योरी का यूज करते हैं। प्रॉब्लम्स की लिस्ट बना देते हैं प्रायोरिटी वाइज और फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। चलिए बताइए कितना समझ आया? पूरा sir. एकदम अच्छे से क्यूइंग आ गया, क्लियर है? Yes, sir. एक एक लाइन पढ़ना है बेटा, याद रखना है ना? Yes, sir. ठीक। उसके बाद ये सारी टेक्निक कौन से हेड में आएगी? क्वांटिटेटिव हेड में आ रही है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आपने क्या क्या पढ़ा? लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी डिसीजन, गेम, क्यूइंग। क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके। उसके बाद आता है साइमुलेशन। साइमुलेशन मतलब है तो रियल लाइफ में किसी सॉल्यूशन को अप्लाई करने से पहले आर्टिफिशियल सेटिंग में अप्लाई करके देखो। जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जाम में बैठने से पहले फर्स्ट खुद आर्टिफिशियली सॉल्व करके देख लो ना, घर में सॉल्व करके देख लो, घर में बन रहा होगा तो एग्जाम में भी बन जाएगा। सही बात है गलत बात? Yes, sir.
तो साइमुलेशन की टेक्निक ये बोलती है कि आपको ना आर्टिफिशियल सेटिंग में पहले डिसीजंस को लगा के देख लेना चाहिए। कई बार ना कंडीशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और हमें समझ नहीं आता किसी चीज को करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो मैनेजर ट्राई करता जाता है पहले पर्सनली की चीजें सॉल्व हो पाएगी कि नहीं, उसके बाद फिर उसे अपने बिजनेस में लगाता है। क्लियर हो गया कि गया? यस सर, क्लियर हो गया। लास्ट है नेटवर्क टेक्निक। इसमें दो टेक्निक हमको पढ़नी होती है। एक टेक्निक है क्रिटिकल पाथ मेथड, जिसे हम लोग सीपीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपीएम। CPM, ठीक है। और दूसरी होती है पीईआरटी। पीईआरटी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, क्या बोलती है मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे आप क्रिटिकल पाथ मेथड की बात करते हो ना, तो ये कहती है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारा काम है, बहुत सारा वर्कलोड है, तो आपको क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए क्रिटिकल वर्क पे। किस पे फोकस करना चाहिए? क्रिटिकल वर्क। क्रिटिकल वर्क पे बीइंग अ मैनेजर आपको फोकस करना चाहिए, और जो रूटीन वर्क है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देना चाहिए, ताकि काम ढंग से खत्म हो सके। बात समझ आई? यस सर। दूसरी होती है पीईआरटी पर्ट। ठीक है, पर्ट है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये यूज होती है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स में। अगर आपका बिजनेस अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, कई प्रोजेक्ट एक साथ चला रहा है, तो इसमें सबसे जरूरी होता है ये देखना कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में टाइम एंड कॉस्ट क्या लग रही है, समय कितना लग रहा है और खर्चा कितना आ रहा है। इसे देखना जो होता है बेसिकली प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक कहलाती है। फिर बोलूं कि गया? आ गया सर। फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो नेटवर्क टेक्निक में दो पावरफुल नेटवर्क टेक्निक है, सीपीएम है और दूसरी प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक है। सीपीएम की टेक्निक बोलती है क्रिटिकल वर्क पे फोकस करो तो काम थोड़ा आसानी से होगा, और पीआईटी की टेक्निक बोलती है कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो टाइम एंड कॉस्ट का बराबर क्या रखो, ख्याल रखो, सही समय और सही खर्चे पे खत्म होना चाहिए। परफेक्टली क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक, अब उसके बाद कुछ आती है मॉडर्न टेक्निक्स। क्या आती है? मॉडर्न टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स को हम लोग नॉन प्रोग्राम डिसीजन भी बोलते हैं। जैसे इसमें क्रिएटिव टेक्निक आती है। सबसे पहले क्रिएटिव टेक्निक मतलब होता है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बेटा कभी भी याद रखना एक नियम, कोई भी दुनिया का बिजनेस है, उसका एक पॉइंट आता है जब वो बिजनेस जाके सैचुरेट हो जाता है। सही बात है कि गलत बात? यस सर। पर ह्यूमन माइंड कभी सैचुरेट नहीं होता। नहीं होता। सही है। तो क्रिएटिव यस। टेक्निक हमें ये बोलती है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। मान लो कि एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो नॉन रूटीन प्रॉब्लम है, डेली की प्रॉब्लम से अलग है, तो यहाँ पे अगर आप अपना दिमाग लगाओगे, क्रिएटिविटी लाओगे, नए नए आइडियाज लाओगे, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकोगे। इसकी बेस्ट टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग। हमने ऊपर भी पढ़ा था ब्रेनस्टॉर्मिंग। यस सर। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बेस्ट टेक्निक है। इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा आइडियाज लाया जाता है, दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। यहाँ पर हम ग्रुप में बैठ जाते हैं सारे मेंबर्स के साथ और सबको एंकरेज करते हैं, बोलते हैं सब अपना अपना दिमाग लगाओ, ऑल्टरनेटिव लाओ, ताकि आइडिया को एक आइडिया लाया जाए और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। क्लियर है? यस सर। देन आती है पार्टिसिपेटिव टेक्निक। पार्टिसिपेटिव टेक्निक वो होती है जहाँ एम्प्लॉइज को बोला जाता है कि भाई तुम लोग मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करो, तुमसे पीछे ना कोई डिसीजन होगा नहीं, और जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग सब मिलकर सॉल्व कर देंगे। ये है पार्टिसिपेटिव टेक्निक। बताओ कितना क्लियर है? इसमें सबके साथ मिलकर डिसीजंस सब लेते हैं। डेमोक्रेसी है भाई, प्रॉब्लम आई तो मिलकर सॉल्व करेंगे, एक अकेला नहीं भुगतेगा। ठीक है। फिर यस सर। क्रिएटिव टेक्निक बोलती है कोई प्रॉब्लम अचानक से आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाओ, लोगों से आइडिया लो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो। पार्टिसिपेटिव टेक्निक ये बोलती है कि अपने एम्प्लॉय से मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करवाओ, क्या उनके पास भी अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो काम आसानी से होगा। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तीसरी होती है ह्यूरिस्टिक टेक्निक। कौन सी? ह्यूरिस्टिक।
ह्यूरिस्टिक टेक्निक एक टेक्निक है जो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम करती है। जहां अगर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स या मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम आ गई तो आप ट्रायल एंड एरर बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ट्रायल एंड एरर बेसिस का मतलब बेसिकली होता है कि जहां पर आप बहुत ज्यादा लॉजिकल या सिस्टमेटिक नहीं हो सकते वहां पे तुक्का लगा के जरा काम कर दो। कई बार क्या होता है तुक्का लगाना ही बहुत बेस्ट हो जाता है। जैसे एक मोबाइल चल नहीं रहा है, अब एक चीज है उसको दुकान में लेके जाओ, खुलवाओ, बनवाओ, दुनिया भर का काम करो। और एक देसी नुस्खा है पानी, उसमें चावल में डाल दो, राइस में डाल दो, वो पानी सोख लेता है। तो उसको हम लोग रूल ऑफ थंब बोलते हैं। किसी का मोबाइल ठीक हो जाता है, किसी का नहीं होता। कभी करे हो ऐसा? सर खराब नहीं हो इतना। जैसे पानी में मोबाइल कभी चली जाए तो उसको आप राइस के बाउल में डाल देंगे तो उसका पानी पानी सोख लेता है। ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। अगर उससे ठीक नहीं हुआ तो फिर शॉप में ले जाके देना पड़ेगा या शोरूम में ले जाके देना होगा। तो बेसिकली ह्यूरिस्टिक टेक्निक ये बोलती है कि हर बार बहुत सिस्टमेटिक होने की जरूरत नहीं है। कई बार आप स्पोरेडिक हो जाइए, मतलब क्या करिए, अचानक से कुछ ऐसा हिट एंड मिस मेथड यूज करिए जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्लियर है? यस सर। अब आप ईमानदारी से बताओ, कोई सारी टेक्निक समझ आ गई कि नहीं आ गई? एकदम आ गई। गुड। तो अब इसके लिए जनरल गाइडलाइन ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग आप सेल्फ करेंगे। क्या करेंगे? सर सेल्फ करेंगे। रेस्ट ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं? अब बनाने। इसके सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। ठीक है, अब इसके बाद Yes.